नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया, तू जरा हिम्मत तो कर, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए आपको साम दाम दंड भेद लगाकर पूरी कोशिश करनी है, ताकि आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सको। तो आज हम वैदिक सभ्यता की अंतिम स्लाइड है और अंतिम ही क्लास है, क्योंकि और तो मैंने सब कुछ करवा दिया, लेकिन ये चीज़ें थोड़ी बच गई थी। इसलिए मैंने सोचा कि विद्यार्थियों को जो दे रहे हैं वो पूरा देना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। इसलिए मैंने ये पिछली क्लासों में नहीं दिया था, तो मैंने उसको पूरा एक बार दोबारा पढ़कर देखा तो ये चीज़ें रह चुकी थी आपकी। तो मैंने सोचा कि पूरा ज्ञान ही देना चाहिए। अब बच्चे मेहनत करे या नहीं करे, सिलेक्शन ले या नहीं ले, लेकिन एक गुरु तो अपनी तरफ से पूरा देने की कोशिश करता है। तो मैंने भी यही सोचकर, क्योंकि ये केवल एक ही स्लाइड आएगी, यही शेष बची थी और तो सब कुछ आपको करवा दिया। तो आपकी एक तो यह है कि आर्यों के मूल निवास संबंधी मत, कि आर्य कहाँ के मूल निवासी थे। तो अब सब अलग अलग विद्वानों ने अपनी अलग अलग राय दी थी। कुछ विद्वान मध्य भारत के, कुछ विद्वान सप्त सिंधु देश के, कुछ विद्वान मतलब कि मध्य भारत के, कुछ विद्वान मध्य एशिया के, मतलब कि सब अलग अलग बताते थे। तो जो मोस्ट है हम उनको देखेंगे। बताने को तो कोई 10, 15, 20 बताएंगे, लेकिन इतना ना तो किसी को याद होगा और ना ही इतना कोई वो पूछेंगे। केवल मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है वही हम पढ़ेंगे। तो देखो, आपके राजबली पांडे ने मध्य भारत का बताया। वो बोले कि जो वैदिक सभ्यता है वो मध्य भारत की है। अविनाश चंद्र ने सप्त सिंधु देश बताया। गंगानाथ झा ने ब्रह्म ऋषि देश बताया। मैक्स मूलर ने मध्य एशिया बताया और गार्डन चाइल्ड ने इनको दक्षिणी रूस के बताया। ये सब अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं और ये इम्पोर्टेंट भी है। फिर आपकी प्रशासनिक इकाइयाँ, प्रशासनिक इकाइयाँ कौन कौन सी थी उस समय? प्रशासनिक इकाइयाँ 3 प्रकार की हुआ करती थी। एक तो थी सभा, जिसे उच्च सदन के नाम से जाना जाता था। दूसरी थी समिति, उसे निम्न सदन के रूप में जाना जाता था। और तीसरी थी विदत, ये सबसे प्राचीन संस्था थी। विदत सबसे प्राचीन थी। तो 3 प्रकार की प्रशासनिक इकाइयाँ, संस्थाएं वहाँ उस समय मौजूद थी: सभा, समिति और विदत। आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा ऐसे मैं आशा करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ढंग से बता रही हूँ। जैसे छोटे बच्चों को समझाती हूँ इस तरीके से समझा रही हूँ। अगर फिर भी आपके समझ में नहीं आए तो वीडियो को आप दोबारा देख लेना, ढंग से समझ लेना और साथ में याद भी कर लेना, ठीक है। फिर है वैदिक काल की विदुषियाँ। कौन कौन सी विदुषियाँ थी? तो आपकी अपाला, निवावरी, लोपामुद्रा, घोषा, विश्ववारा, ये उस वैदिक काल की प्रमुख विदुषियाँ थी। फिर है वस्त्र। वस्त्रों की बात करें तो निष्क, निष्क मतलब कि वस्त्र और आभूषण। तो निष्क गले का आभूषण होता था उस समय। गले के आभूषण को निष्क बोलते थे। पगड़ी को उष्णीय बोलते थे। अधिवास और नीवी, ये भी आपके वस्त्र ही है। फिर है आश्रम। मैंने आपको पुरुषार्थ, संस्कार, विवाह सब कुछ बता दिया, लेकिन ये आश्रम छूट गया था, मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं रहा था, इसलिए मैंने इसको अब यहाँ मेंशन किया है, क्योंकि आश्रम 4 है। अब इसका काल 0 से 25 वर्ष,
इसका है 26 से 50 वर्ष। ये है आपका 51 से 75 वर्ष और ये आपका 76 से 100 वर्ष तक, ये इनका कालक्रम है। इसमें एक व्यक्ति पढ़ाई अध्ययन करता है। यह अध्ययन का काल 0 से 25 साल तक वो अपना अध्ययन संपूर्ण कर लेता है। पहले आश्रमों में रहने की व्यवस्था थी, अब वहाँ पूरा अध्ययन होने के बाद ही वो घर लौटता था। आजकल तो ये सिस्टम है, घर बैठे ऑनलाइन पढ़ो, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आजकल तो ये सिस्टम चल गया, लेकिन उस समय ये सिस्टम था कि गुरु के आश्रम में जाना पड़ता था। फिर जो विद्या अध्ययन अपना संपूर्ण हो जाता था तो वो गुरु को अपनी श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा देकर अपने घर लौट आते थे। फिर 25 वर्ष के बाद उनकी शादी वगैरह कर दी जाती थी, उनके बाल बच्चे हो जाते थे तो वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाते थे। फिर 25 वर्ष तक वो अपने घर परिवार में अपने बीवी बच्चों के साथ आनंद से जीते थे, अपनी गृहस्थी चलाते थे। और फिर 51वें वर्ष से 25 वर्ष वो वानप्रस्थ आश्रम में चले जाते थे। कंदमूल फल खाकर अपना जीवन व्यापन करते थे और फिर अंतिम 25 वर्षों में वो संन्यास ले लेते थे। इसलिए पहले ये कालक्रम था। आजकल तो जन्म लो उस समय से लेकर अंतिम समय तक घर में ही पड़े रहते हैं लोग बाग, लेकिन पहले ये सिस्टम था तो उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता था। और ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए, साथ में याद भी कर लेना। मैं आपको बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलती हूँ कि साथ के साथ याद करते हुए चलना। जो स्लाइड पढ़ो उसको उसी समय याद कर लेना। अगर बाद के लिए छोड़ोगे आपको याद नहीं होगी वो चीज़ें, क्योंकि एक बार छोड़ देते हैं फिर वो याद करने में नहीं आती है। तो अब आपकी जो वैदिक संस्कृति है वो कंप्लीट हो गई है। अब आपकी या तो मौर्य, अब अगला टॉपिक चलेगा। अब आप कमेंट करके बता देना कि कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो, मौर्य साम्राज्य या बौद्ध धर्म या जैन धर्म, जो आपकी इच्छा हो कमेंट करके आप मुझे बता देना, मैं वो चला दूंगी, नहीं तो फिर मैं मेरे हिसाब से चलूँगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।